कार्य सहकारिता मंत्री और पूर्णिया जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामाधार सिंह जी, आपकी लोकप्रिय विधायक श्रीमती जैसे सिंह जी, जिला पार्षद, दूसरे सभी प्रतिनिधिगण और पटना से हमारे साथ आए हुए बिहार सरकार के विकास आयुक्त, बिहार सरकार के कई विभागों के प्रधान सचिव, पूर्णिया प्रमंडल के अधिकारीगण, पूर्णिया के जिलाधिकारी और अन्य सभी अधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण और जो जीविका परियोजना पूरे बिहार में 7 जिलों में चलाई जा रही है, उस परियोजना के मिलता है ना, आप अपने बाहर करिए प्रभारी सर थोड़ा सर अरविंद चौधरी जी, अन्य सभी जितने अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, और सभी स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्यगण, उनके द्वारा निर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, और इस अवसर पर यहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए दीदी लोगों के अलावे भी जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहनों और भाइयों, मैं तो सेवा यात्रा के सिलसिले में आज से पूर्णिया जिले में 3 दिनों के लिए हूँ। मैं पिछली बार जब विश्वास यात्रा में आया था, तब भी हमने पूर्णिया जिले में पूर्णिया जिले में स्वयं सहायता समूह के काम को देखा था। इस बार जब सेवा यात्रा में यहाँ का कार्यक्रम बना, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि फिर हम स्वयं सहायता समूह के काम को देखें, और इसके लिए इस गांव का चयन किया गया और आपसे मिलने के लिए मैं आपके बीच आ गया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है। 2010 की गर्मी के दिनों में मैं आया था, आज से 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल के अंदर, और उस समय स्वयं सहायता समूह का काम यानी जीविका का काम प्रारंभिक हुआ, और जीविका का काम 7 जिलों के, बिहार के कुल 7 जिलों में 44 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। उसमें धमदाहा प्रखंड भी है। तो यहाँ काम की शुरुआत हुई थी, उस बार संध्या घाट में आए, और इस बार बरदेला में हम आए। तो मैं देख रहा हूँ कि 1.5 वर्षों के अंदर इसका काफी विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। और यहाँ चाहे अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हो, अनुसूचित जाति की हो, दूसरे वर्ग की हो, अन्य वर्गों की महिलाएं हो, सब इसमें शामिल हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी आबादी का गांव है। शुरू में ही आप लोगों ने आंकड़ा दिया, बहुत लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। अनेक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, और इतने स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया इस गांव में कि एक से अधिक ग्राम संगठन बनाना पड़ा, जिसको वीओ बोलते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अच्छी बात है। कई तरह का काम आपने किया। हमने मुर्गी पालन का काम देखा, वर्मी कंपोस्ट का काम देखा, और यहाँ पर आप सब लोगों के बीच से ये बात आई, किस तरह से श्री विधि से आप धान की खेती करती हैं, गेहूं की खेती कर रही हैं, और किस तरह से श्री विधि की खेती करती हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे बीज का उपचार करते हैं, कैसे धान की बोरी बनाते हैं और उसके बाद उसको जाकर खेत में डालते हैं। ये सब चीजों के बारे में आपने बताया, जानकर बहुत अच्छा लगा। और हम तो चाहते हैं कि श्री विधि का प्रचार
क्या है? इस साल खरीफ में यानी धान में जितना भी हमारा आच्छादन होता है उसका 10% लगभग 3 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया और गेहूं में भी इसी प्रकार से लक्ष्य रखा गया। देखिए, मैं सुझाव दूंगा कि अब इसके लिए SRI या SWI करने की जरूरत नहीं है, ये मान्य इसके लिए शब्द हो गया है। श्री विधि SRI पहले R से राइस होता था मतलब चावल और W से व्हीट मतलब गेहूं, अब वो खत्म कर दिया है, अब R से रूट होता है। तो अब श्री विधि सभी चीजों के लिए, इसलिए श्री विधि से धान किया, श्री विधि से गेहूं किया। ये जो श्री विधि के पीछे का जो रणनीति है या कहिए इसमें जो बुनियादी सिद्धांत, एक फासले पर हमें फसल को लगाना चाहिए, बीज लगाना चाहिए, उससे उसकी देखभाल में सहूलियत होती है और दूसरी बात है जो पोषक तत्व वो पौधे को पूरा करते हैं। हम बहुत ज्यादा लगा देंगे तो पोषक तत्वों में बंटवारा हो जाता है। तो जहाँ खाद का इस्तेमाल ज्यादा होता है लेकिन उपज कम होती है और बीज का भी इस्तेमाल ज्यादा है। तो इसका मूल सिद्धांत है बीज का कम इस्तेमाल, ज्यादा उपज और उसके बीच में एक तो बीजोपचार है, बीज का कुछ उपचार करते हैं लगाने के पहले, और दूसरी बात है कि एक निश्चित दूरी रखते हैं दोनों तरफ, आगे पीछे अगल बगल। तो वो दूरी अगर रखेंगे तो छोटे छोटे जो उपकरण है उसके जरिए हमको जिसको करते हैं ये सब करने में सुविधा, देखभाल ज्यादा हो जाती है, खाद भी कम लगता है और उपज भी ज्यादा होती है। आपको मालूम है, आपने खुद कहा कि 2 गुना उपज और बीज का इस्तेमाल भी कम हो। हाँ, इसमें श्रम थोड़ा ज्यादा लगता है, परिश्रम ज्यादा लगता है, लेकिन परिश्रम का फल मीठा होता है। फसल भी 2 गुना, आपको अभी शुरू किया तब 2 गुना। अब बिहार के ही एक गांव में आप लोगों को मालूम हुआ होगा, दरवेशपुरा है नालंदा जिले में गांव, वहां अभी हम गए थे पिछले सप्ताह। उन लोगों में उस गांव के 5 किसानों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक कहा जाता है कि 190 क्विंटल 1 हेक्टेयर में धान पैदा होने का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है, उसको 5 किसानों ने तोड़ दिया और जो सर्वश्रेष्ठ किसान हुए उन्होंने तो 224 क्विंटल ऊंचा। तो अब इसके प्रति काफी आकर्षण बढ़ा। तो आपने जो शुरुआत किया तो ये मत समझिए कि 2 गुना पर ही ठहरेगा। अगर उपयुक्त ढंग से आपने खेती की और मौसम ने भी कुछ साथ दिया तो ये उपज और ज्यादा होगी, तो आपकी आमदनी हो, आपकी बचत ज्यादा हो, मुनाफा ज्यादा होगा। और आज बहुत लोग जो सोचते हैं कि खेती में अब मुनाफा नहीं बचा, वो बात गलत साबित हो जाएगी और इससे भी लोग मुनाफा कमाएंगे अपने श्रम के बदौलत और इस तरह की जो तकनीक उसको अपना कर। तो मुझे बेहद खुशी हुई ये जानकर। मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा बांस से जो पिट बनाया गया यहाँ, वो हर प्रकार का प्रयोग हमने देखा, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ ये काम हो रहा। मुर्गी पालन का भी काम सब लोगों ने बताया और वर्मी कंपोस्ट से जो खाद की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। ये जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो तत्काल तो लाभ दिखता है कि फसल ज्यादा हो गई, लेकिन उसका नुकसान क्या है? एक तो मिट्टी की जो के साथ जा रहे हो, उर्वरा शक्ति है, रुको हम भी चल रहे हैं, जो उसकी शक्ति जो है, मिट्टी की ताकत, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको वो बिगाड़ता है। कोई चीज ज्यादा खाने से जैसे हाजमा बिगड़ता है, पेट खराब हो जाएगा, वैसे ही मिट्टी में ज्यादा खाद डालने से वो धीरे धीरे उसर हो जाता है, रासायनिक खाद। और दूसरी बात है कि रासायनिक खाद डालकर जो भी चीज आप उपजा रहे हैं तो वो जो अन्न पैदा हुआ उसमें भी उसके कुछ न कुछ अंश चले जाते हैं। तो अंश तो करता पेट को तो वो भर देता है, लेकिन सूक्ष्म तरीके से महीन ढंग से स्वास्थ्य को भी खराब करता है। इसलिए अगर हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो खाद बनाते हैं
उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे जमीन की जो ताकत है वो बनी रहेगी, इसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा और साल 2 साल के अंदर ही उससे पैदावार रासायनिक खाद के इस्तेमाल की तुलना में बेहतर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज। इस दिशा में आप पढ़े हैं, जो दीदी कर रही है काम, उनसे हमने पूछा तो कहीं कि हमको बेच देते हैं। तो कैसे बेचते हैं? तो 500 रुपया क्विंटल, 5 रुपया किलो पे किया। कहने का मतलब गोबर का भी कीमत आपको मिल गया। जो चीजें सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसका इस्तेमाल करके और एक तकनीक का सहारा लेकर और अपने परिश्रम के बल पर आपने कमा लिया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा काम है। तो आपके बीच में आकर के, और ये मुझे खुशी हुई है कि अब जीविका का काम यहाँ जड़ें पकड़ चुका है। हम तो यही चाहेंगे, जो दीदी बन गई वो तो बहुत अच्छा, उनका तजुर्बा सुन लिया। एक दीदी ने बताया कि भाई हम दस्तखत करना नहीं जानते थे, सफाई के बारे में हमारे मन में कोई ज्ञान नहीं था, भान नहीं था। वो सब सीखे आपस में बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समूह में शक्ति होती है। आप एक साथ जब रहते हैं तो बड़ी ताकत होती है। एक दूसरे के दुख को बांटते हैं। किसी को अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालने में दूसरे सदस्य उनकी मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी बात है। इससे जागृति आती है, एकजुटता आती है और ये अंततोगत्वा मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि जिन लोगों ने समूह बनाया और समूह बना करके दीदी कहलाने लगी, तो मैं दूसरे बहनों से भी कहूंगा कि इसी तरह से समूह में जुड़िए और आप भी दीदी कहलाइए। ये बहुत अच्छा काम है। ये सीखिएगा, आगे बढ़िएगा, अतिरिक्त आमदनी होगी, बचत करने की प्रवृत्ति आती है। 10 रुपया कमाए तो 1 रुपया ही सही है बचा के जमा किए, जो आड़े वक्त में काम आएगा, विपत्ति के समय, जरूरत के समय। और यहाँ सब मदद हो जाती है। कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई इलाज के बिना बीमार नहीं रह जाएगा। ये सब सहायता होगी, आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसका नियम यही है कि छोटा मोटा कर्जा लिया और उसको लौटा दिया समय पर। और जो भी किया कागज पर उसको लिख के, एक दूसरे को विश्वास में लेकर कोई काम होता है। हर निर्णय समूह की बैठक में होता है। अब एक दीदी ने बताया कि जाते हैं अनाज खरीदने के लिए तो पहले 3 आदमी मनोनीत होते हैं, कुछ 4-5 दुकान में भाव पता करते हैं और जब देख करके उसके आधार पर खरीद करके लाते हैं और जो जरूरतमंद है उनको देते हैं। तो हर चीज के लिए बना हुआ कायदा, एक ही परामर्श है। ये तो जीविका का मॉडल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ दूसरे तरह से भी स्वयं सहायता समूह गठित होता है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग भी इस काम को करता है और महिला विकास निगम के द्वारा भी ये काम किया जाता है। पहले से हो रहा है, लेकिन उसमें कई कमी। हम अभी गए थे शेखपुरा जिले में, तो जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा होता उसको हमने देखा। 2006 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो महिला विकास निगम के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह मुजफ्फरपुर में चलाया जा रहा था उसको भी हमने देखा। सब अच्छे हैं, लेकिन ये जो जीविका के द्वारा जो एक नए स्वरूप में चलाया जा रहा है, ये सबसे अच्छा है। और हमने ये तय किया है कि सारे स्वयं सहायता समूह एक ही मॉडल में चलाए जाएंगे। बाकी वो चाहे वो महिला विकास निगम के द्वारा चलाए जाए या सरकार के विभाग के द्वारा चलाए जाए, एक ही तरह से एक ही प्रक्रिया से चलाया जाए। एक ही। और दूसरा, जब जीविका को बिहार के 7 जिलों में सफलता मिली है और अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तब भारत सरकार ने तय किया है कि पूरे देश में एक मिशन के तरह हम इसको चलाएं और उसका नाम पड़ा है आजीविका। ये जीविका था, वो आजीविका, दोनों कार एक ही, दोनों कार एक ही, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं।
लेकिन चूंकि बिहार में जीविका का अब देश भर में जो हो रहा है वो आजीविका और वही अब बाकी के सभी प्रखंड में लागू करेंगे। अभी तो 44 प्रखंड में, ये 7 जिले में, अब सभी प्रखंडों में और सभी जिलों में इसको अगले 3-4 वर्षों में हम लोग लागू करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना को मंजूरी दी है। ऐसा होने से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होंगी और उनमें इतनी जागृति आएगी कि अपना भला और बुरा वो समझ सकेंगे और समाज में जो निर्णय लेने की जवाबदेही उनको दी गई है, जो हमने ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो अपनी जिम्मेवारी को और बेहतर ढंग से वो निभा सके। हमारी आधी आबादी घरों के अंदर रह जाते हैं, उत्पादक कार्यों में लगी थी, इसमें कोई शक नहीं है। महिला के बिना कोई परिवार चल नहीं सकता, लेकिन वो वहीं सिमटी हुई। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल समाज के लिए नहीं हो रहा था, परिवार के लिए हो रहा था, लेकिन समाज के लिए नहीं हो रहा था। अब आरक्षण देकर जो उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि अब समाज के लिए वो निर्णय लें और करें, तो इस प्रकार के समूहों के माध्यम से जो जागृति आएगी और जो मन में प्रेरणा जो पैदा होगी, उसका इस्तेमाल वो करेंगी, तो आप समझ लीजिए कि आधी आबादी की शक्ति का जब इस्तेमाल हो जाएगा, उनके ज्ञान का, उनके बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके हुनर का अगर प्रयोग होगा, तो अपना बिहार कितना आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए अंत में लक्ष्य क्या है? बिहार को बहुत आगे ले जाना, लक्ष्य ये समाज को बहुत आगे ले जाना। तो इसलिए इस समूह का गठन एक अभियान के तौर पर किया जा रहा है। मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत होते होते और ये सशक्त होगा और ये मजबूत हो जाएगा और फिर कभी हम किसी स्वयं सहायता समूह में जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ से सीख करके दूसरे समूहों के गठन में भी आप अपना योगदान देती हैं, तो आप इसको एक संदेश की तरह हर जगह फैलाइए और उन सभी महिलाओं को जोड़िए जो अभी तक इससे नहीं जुड़ी हुई है। सबको प्रेरित करके सबको लगाइए, उनको पता चलेगा कि इसके बहुत फायदे हैं और जब मनुष्य को लगेगा कि इसके बहुत फायदे हैं तो वो इसको अपनाएंगी और जब अपनाएंगी तो कितना विकास होगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा था। मुर्गी पालन वाली दीदी ने क्या कहा कि भाई कभी घाटा कभी नुकसान, तो हमने इनसे पूछा कि कुल मिला के कितना, तो कम से कम 1500 हो जाता, कल तो नहीं होता था। आज एक काम भी कर रहे हैं, आमदनी तो हो गई और काम में व्यस्त था। अगर काम नहीं रहता तो क्या करते, कब लड़ाते और क्या होता, और कब लड़ाने में क्या होता, बेमतलब का दिमाग खपाना, उसके यहाँ क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, एक दूसरे का भेद बोलते रहते हैं। हम पूरे बिहार में सभी इच्छुक लोगों को इस प्रकार के समूहों से जोड़ना चाहते हैं और यही दरअसल सही मायने में न सिर्फ विकास की ओर ले जाएगा, लोगों की गरीबी दूर। हम क्या कहते हैं, न्याय के साथ विकास। विकास तो हो सकता है, कुछ लोगों के पास अपराध दौलत पैदा हो जाए तो पता चलेगा बिहार इतनी आमदनी, लेकिन बटा हुआ नहीं है। किसी की आमदनी करोड़ों अरबों में हो गई और किसी की आमदनी 5 रुपए की भी नहीं, तो वो विकास सही नहीं है। सही विकास है कि सबका विकास, सबकी आमदनी बढ़े, गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए, वही सही विकास है। उसी को हम कहते हैं न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समूह आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इस
आंदोलन में जुड़ करके आप न सिर्फ अपना फायदा कर रही हैं, बल्कि पूरे बिहार को आगे ले जाने में शुरुआती दौर में जुड़ गई, तो आपको हमेशा कहा जाएगा कि ये लोग काम शुरू करने वाले हैं। हमेशा कहा जाएगा कि ये सब पथ प्रदर्शक थे। जब पथ प्रदर्शक का क्या मतलब होता है? कोई रास्ता से कोई चला और कहा अच्छा रास्ता है, दूसरे लोग चलते हैं उस रास्ते पर। तो आप जो काम करके आपने रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते का अनुकरण दूसरे लोग करेंगे तो आप पथ प्रदर्शक कहलाइए। तो बड़ा आदमी कौन होता है? जो होता है जो बाकी लोगों को अच्छा रास्ता दिखाए। तो आप अच्छा रास्ता दिखा दिए रही हैं, तो आप छोटे नहीं हैं, आप सही मायने में बड़े हैं और बड़े बनिए। यही हमारी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत